आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश के बारे में। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के क्रैश के बाद से पूरा देश व्यथित है और जिस प्रकार की खबरें सामने आई है उसके बाद से हम लोगों को इस चीज का काफी इंतजार है कि तेजस क्रैश के जो असल कारण है इसके बारे में हमें पता चल सके। और 48 घंटे से पहले ही कुछ मेजर डेवलपमेंट हमें इस केस में होते दिखाई पड़े हैं। जैसे ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश हुआ है, भारतीय वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी जो कि फ्लाइट सेफ्टी में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, उन्हें ऑलरेडी एमिरेट की फ्लाइट में रवाना कर दिया गया है। रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि उनके पास एक ब्रीफ केस भी है जिसमें कोई ड्रामेटिक सील्ड ऑर्डर्स तो नहीं है, ना कोई डिप्लोमेटिक नोट है, बल्कि एक थिक फोल्डर है जहां पर पायलट के मेडिकल रिकॉर्ड्स, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस प्रोसीजर या इसके अलावा बात करें तो तकरीबन पिछले 100 घंटे में क्या क्या हुआ है उसका जो लॉग है वो भी उनके पास है। और ये एक इंटरनेशनल फॉर्म होता है जो कि हर देश साइन करता है, जहां पर अगर मान लीजिए किसी फॉरेन सॉइल में किसी देश का मिलिट्री जेट गिर जाता है तो उन्हें इन नियमों का पालन करना पड़ता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ऑलरेडी जो यूनाइटेड अरब अमीरात के जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स है, वहां पर संडे से ही जो चीज़ें हैं वो शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी शुरुआत हो गई है और कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्यों लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश हुआ। अब ये एक सीरियस एक्सीडेंट है, इसमें हम कोई इनकार नहीं कर सकते और इसे जो कह सकते हैं काफ़ी प्रोफेशनली हैंडल किया जाएगा। अब आमतौर पर जब किसी फॉरेन सॉइल पर एयरक्राफ्ट गिरता है तो रिपोर्ट्स बताती है कि वहाँ पर जो होस्ट नेशन है वही इन्वेस्टिगेशन को लीड करता है, जबकि जिस देश का एयरक्राफ्ट है या मैन्युफैक्चरर जो है वो वहाँ पर अपने एक्सपर्ट्स को भेजता है जो पड़ताल है उसमें मदद करने के लिए। अब यहाँ पर पूरा देश इस समय इस चीज़ का इंतजार कर रहा है कि कब हमें तेजस क्रैश के बारे में पता चलेगा कि आखिरकार क्यों यहाँ पर ये क्रैश हुआ। अब सबसे खास बात तो ये है कि तेजस एक ऐसा एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें एक फुली मॉडर्न सॉलिड स्टेट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है ये दोनों था। और यहाँ पर रिपोर्ट्स बताती है कि जिस जगह पर ये क्रैश हुआ केटर से कुछ ही दूरी पर, तकरीबन 4 से 5 मीटर की दूरी पर जो ब्लैक बॉक्स है ये और बरामद कर लिया गया है। अब ब्लैक बॉक्स का मिलना एक बड़ी सफलता है, जहां पर GCAA लेबोरेटरी जो है वहां पर जो टेक्नीशियन है वो डेटा को डाउनलोड करेंगे और तकरीबन 1200 अलग अलग जो पैरामीटर्स रिकॉर्ड किए गए हैं फाइनल 30 सेकेंड्स के अंदर उनको यहाँ पर देखा जाएगा। इसमें एंगल ऑफ अटैक, जी लोडिंग, कंट्रोल सरफेस डिफ्लेक्शन, इंजन RPM, हाइड्रोलिक प्रेशर, यहाँ तक कि जो एग्जैक्ट स्टिक और रडर इनपुट पायलट की तरफ से अंतिम क्षण में दिए गए थे उनको यहाँ पर देखा जाएगा और उसी के आधार पे जो एनालिसिस है उसका शुरुआत किया जाएगा। अब यहाँ पर इसको लेकर अलग अलग जो अनुमान है वो एविएशन एक्सपर्ट्स की तरफ से दिए गए हैं। हालांकि हम कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं है, हम सिर्फ वही आपको बता रहे हैं जो हमने पढ़ा और जो हमने सुना है। एविएशन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये जो क्रैश हुआ है ये सिस्टम मेलफंक्शन की वजह से हो सकता है। हालांकि अभी भी हम इस पर ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही जो अंतिम निर्णय है वो लिया जाएगा। हालांकि तेजस क्रैश के बाद कुछ लॉबी ऐसी हैं जो तेजस को बदनाम करने में लग गई हैं। आपको बता दें कि ये मशीन्स हैं और मशीन्स के साथ कभी भी कुछ हो सकता है और पिछले 20 वर्ष में ये तेजस का सिर्फ दूसरा क्रैश है और कारणों का अभी भी पता नहीं चला। इसके पहले जो क्रैश हुआ था वो इंजन फेलियर की वजह से हुआ था, उसमें एयरक्राफ्ट अंतिम समय तक स्टेबल था, लेकिन इस बार थोड़ा सिनेरियो अलग अलग रहा है और जो लोग तेजस का मजाक उड़ा रहे हैं वो एक बार जाके दुनिया के दूसरे और सो कॉल्ड सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 के बारे में भी पढ़ें कि कैसे वो 10 से ज़्यादा क्रैशेस कर चुका है। वहीं जो जंक 17 है ये भी तकरीबन 7 से 8 बार क्रैश हो चुका है। इसके अलावा आप F-16 की अगर आप बात करें तो वहाँ पर हमें सैकड़ों क्रैश देखने को मिले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट सैफरान को लेकर आ रही है। DRDO और सैफरान के बीच में जेट इंजन डील कभी भी फाइनलाइज की जा सकती है और उसकी रिपोर्ट्स हमें कई बार देखने और सुनने को मिली है, लेकिन इसी बीच DRDO के एक ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कहा कि आज आप जिस जेट इंजन का इंतजार कर रहे हैं इसको लेकर हमारा सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है और जिस सैफरान के साथ हम इंजन बनाने वाले हैं कभी यही सैफरान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और TOT को लेकर के असहमति व्यक्त करती रही थी। आमतौर पर पहले विचार ये था कि सैफरान के जो एग्जिस्टिंग इंजन है उन्हीं में कोलैबोरेट किया जाए सैफरान के साथ और उन्हें मॉडिफाई करके यूज किया जाए, लेकिन इस बार हमने अपनी ज़रूरतें और लॉन्ग टर्म विजन को देखा और हमने जो कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और जो एक्सपेंडेड वर्क शेयर है
ये अपने साथ ही रखा है। यहाँ पर हमारा प्रयास ये था कि सप्लाई चेन से लेकर छोटे-छोटे कंपोनेंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ भारत में की जाए। ये डिस्क्लोजर ऐसे समय पर आया है जब ऑलरेडी भारत अपने जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो डील है वो फाइनलाइज करने वाला है, जहां पर पर्टिकुलरली एमका, तेजस मार्क 2 और टेडबीएफ के लिए जो इंजन है ये बनाए जाएंगे। और रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती है कि एक लंबे समय तक प्रोग्रेस स्टॉल रहने के बाद अब फाइनली आगे बढ़ रही है। यहाँ पर जो अंतिम चरण है इस डील का वो हमें देखने को मिला है। पहले जब ये बात होती थी तो वहाँ पर जो कॉस्ट होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र काफ़ी लिमिटेड था। लेकिन डीआरडीओ ने ये क्लैरिफाई कर दिया था कि डील तभी फाइनलाइज करी जाएगी जब भारत की ज़रूरतें पूरी होंगी। इस बार हमने इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स की जगह पर जो इनोवेशन है इसको प्राथमिकता दी है। पहले जो डिस्कशन हुआ था सैफरान के साथ उसमें तकरीबन डील की वैल्यू $600 मिलियन आकी गई थी और उस दौरान M88 फैमिली के ही एक इंजन को डेवलप और डिराइव करने पर विचार किया गया था। और ये पावर प्लांट ऑलरेडी हमें डसाल्ट राफेल फाइटर में देखने को मिलता है। ऑफिशियल ये बोलते हैं कि ये 4th जनरेशन इंजन था, लेकिन हमने इसको को डेवलप करने पर एक बार विचार किया था। लेकिन बाद में हमें समझ में आ गया था बहुत जल्दी ही कि ये चीज़ें एमका जैसे एडवांस फाइटर के लिए सूटेबल नहीं है। और इसीलिए अब हमने इस प्रोग्राम से ऊपर हट के एक फुली 5th जनरेशन इंजन को विकसित करने की बात कही है, जहां पर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट दोनों हमें देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा फ्रांस हमें लगातार जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट है उसके लिए इंसिस्ट करता रहा था अपने ओल्डर जनरेशन इंजन के लिए, लेकिन हम एक ऐसा इंजन चाहते थे जो कि नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को पावर करे और उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और ऐसे में M88 फैमिली के जो इंजन थे ये हमारे लिए सूटेबल नहीं थे और हमने जो एडवांस 5th जनरेशन इंजन है विद IPR एंड TOT उसके साथ जाना सही समझा। उन्होंने ये भी कहा कि जो फ्रेमवर्क है वो सुनिश्चित हो चुका है, कैसे काम होना है ये भी सुनिश्चित हो चुका है और ये हमारे लिए एक बड़ी जीत होगी क्योंकि ये वेरिएबल साइकिल आर्किटेक्चर पर आधारित होगा। इसको बनाने के लिए एडवांस मटेरियल्स यूज़ किए जा रहे हैं ताकि इसकी थर्मल एफिशिएंसी को काउंटर किया जा सके। और इसके अलावा यहाँ पर जो रिड्यूस्ड ऑब्जर्वेबिलिटी है इसको भी ध्यान में रखा गया है, यानी कि रेडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा ना हो, ये बात भी ध्यान में रखी गई है। बड़ी बात यह है कि इसमें 100% जो IPR ओनरशिप है ये भारत के पास है और इस पे भारत का फुल कंट्रोल होगा, फिर चाहे वो इसके फ्यूचर इटरेशंस पर हो, फिर चाहे वो इसके एक्सपोर्ट पर हो। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसा इंजन विकसित करें जिन्हें आने वाले भविष्य में जो दूसरे फाइटर जेट है उसमें रेट्रोफिट किया जा सके। यानी इस इंजन को बनाने में जो डायमेंशंस है उनका ध्यान भी काफ़ी ज़्यादा रखा जा रहा है ताकि आने वाले भविष्य में तेजस मार्क 2 टेडबीएफ जैसे फाइटर जेट्स में भी जो कि F414 से पावर्ड है उनमें इन इंजन्स का यूज किया जा सके। तो डीआरडीओ ने क्लियर कर दिया है कि इस बार हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि हम नए सिरे से जो इनोवेशन है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और एक ऐसा इंजन विकसित कर रहे हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में पूर्णतया सक्षम होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।